हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम क्लास 9th में जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। विज्ञान में हम कौन कौन से प्रश्न आपके मुख्य रूप से आ सकते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि पदार्थ के कणों के गुण लिखिए। पदार्थ के कणों के गुण। ठीक, क्या हो सकते हैं? एक तो यह हो सकता है कि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक, पहला है वे बहुत सूक्ष्म। वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड जो है कि उन कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। यह बात अलग है कि ठोसों में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। अगर पूछा जाए आपसे तो क्या लिखेंगे? ठोसों में, ठोस के जो कण होते हैं उनमें बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, इसीलिए तो उसका जो आयतन और आकृति है वो निश्चित होती है। ठीक है बच्चों, तो लिखे दे रहा हूं। ठीक, यानी कि इसमें क्या होगा? पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, ठीक, बीच रिक्त स्थान भी होता है। रिक्त स्थान भी होता है। ठीक, तो ये इसको पूरा कर लोगे आप, चाहे मैं पूरा किए देता हूं इसको। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। समझ में आ गया? तो ये बच्चों बहुत सूक्ष्म होते हैं, आकर्षण बल होता है और इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, इतना भी आप अगर लिख देंगे। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे वो गतिज ऊर्जा होती है। उनमें पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा भी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? ठीक, ये 3 होती हैं। उत्तर हो जाएगा इसका 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, यहां मुख्य रूप से 3 ही बताएंगे, वैसे और भी होता है। 2 अवस्थाएं और भी दे रखी हैं। समझ में आ गया बच्चों? जैसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो 3 हैं। जैसे ठोस है पहला, दूसरा है द्रव और तीसरा है बच्चों गैस। ठीक, ये 3 हैं। सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 मैं उत्तर के रूप में ही बता रहा हूं इसको। ठीक है, ठोसों के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और गैसों के अणुओं के बीच
आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैसों में सबसे कम आकर्षण बल, जब तो गैसों का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो गया। इसके अलावा अंतर भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो क्या आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहां पर कि ठोस द्रव गैसों में अंतर, ठोस द्रव गैसों में अंतर। तो यहां लिखे देते हैं ठोस द्रव और गैसों में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। तो सीधा सीधा है, यहां पर क्या होगा, पहले लिख लो आप ठोस, ठोस लिख लीजिए, और यहां ठोस, इसके बाद आप लिखिए द्रव, और यहां पर गैस। ठीक, ठोस में पहला जो हो जाएगा कि आकृति, आकृति और आयतन, आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आकृति आयतन के, कोई भी ठोस है उसकी आकृति जब तक कोई बल न लगाया जाए वही रहेगी। आयतन जितनी जगह घेर रहा है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है, ये जितनी जगह एक जगह पर घेरेगा दूसरी जगह उतनी ही जगह घेरेगा, यानी आयतन भी निश्चित हो गया, आकृति भी उसकी यही रहेगी। ठीक, तो आकृति आयतन निश्चित हो गया। द्रव, द्रव देखिए पानी है, जैसे पानी है और दूध है, ये सब क्या है, द्रव है। अगर इनको जिस बर्तन में डालोगे ये उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो आकृति क्या अनिश्चित है, लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित कैसे है कि आप वो जितनी जगह घेरेगा एक बर्तन में उतनी जगह दूसरे बर्तन में घेरेगा। ठीक, तो आकृति आयतन क्या हो गए वहां पे, आयतन तो निश्चित हो गया, आकृति क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। ठीक, तो लिख सकते हैं इसमें आकृति अनिश्चित परंतु आयतन, आयतन निश्चित होता है। ठीक, यहां पर पहला जो हो जाएगा, दोनों ही यानी आकृति एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि कोई आकर्षण बल नहीं होता ना, बहुत कम आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच। ठीक, यहां देखिए, यहां पर अणुओं के बीच अणुओं के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल और सबसे कम रिक्त स्थान होता है। और इनमें कण जो हैं अपना स्थान नहीं छोड़ते, इनमें क्या होता है, दूसरा देखिए, इनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, यानी अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम परंतु गैसों से
अधिक अधिक होता है। ठीक, आकर्षण बल क्या होता है, गैसों से अधिक होता है। ठीक, और रिक्त स्थान, अणुओं के बीच एक रिक्त स्थान ठोसों से अधिक होता है। ठीक, ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपके? और इसमें तो है ही है सबसे कम आकर्षण बल। अणुओं के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। सबसे कम आकर्षण बल होता है और रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। बहुत दूर दूर होते हैं गैस के अणु। देखा होगा जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे एक इंडिया में है एक अमेरिका में है, तो क्या है जब दूर रहेंगे तो आकर्षण बल क्या होगा, वो बहुत कम हो जाता है। पास रहते हैं, कहते हैं ना, पास रहने से जो है वो आकर्षण बल अधिक होता है। तो जब यहां पर आकर्षण बल कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि दूरी बहुत अधिक है। तो रिक्त स्थान के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। ठीक, और रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, इसमें होती है, स्वतंत्र होते हैं ये। ठीक, उसके बाद इसमें होती है गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा सबसे कम इसमें होती है क्योंकि बंधे होते हैं ना आकर्षण बल से। घनत्व देखा जाए तो घनत्व सबसे अधिक इन्हीं का होता है, ठोसों का घनत्व सामान्यतः। तो लिख सकते हैं इसमें सामान्यतः ठीक, घनत्व सबसे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, और इसमें क्या लिखेंगे, ठोसों से कम होता है और यहां सबसे कम होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे लोहा है, कोयला है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, ये सब ठोस होते हैं। द्रव जिनमें बहने का गुण होता है, द्रवों में बहने का गुण होता है। जैसे समझिए ये द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं। हाँ, जैसे द्रवों में बहने का गुण है, आप पानी है, तेल है, और भी हैं, गैस हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एलपीजी गैस है। ये सब क्या है, ऑक्सीजन गैस है जो सांस लेने में प्रयोग होती है। ये सब गैस है, इनके उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं जो महत्वपूर्ण। बच्चों जो और प्रश्न हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन है यहां पर, क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो सिंपल सी अगर हम बताएं बात इसको, तो ये कह सकते हैं कि जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, क्वथन होने लगता है, वो क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है। समझ में आ गया। ठीक, तो साधारण सी भाषा में आपको बता रहा हूं मैं, क्वथनांक जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। ठीक, क्वथनांक कहते हैं।
और जल का क्वथनांक क्या है? जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चों? ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कहें तो 273 जोड़ दो, 100 प्लस 273 बराबर 373 केल्विन। तो केल्विन में बदलने के लिए 100 की क्या करते हैं, उसमें 100 जोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? एक डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है किसका? जो ताप को मापने का पैमाना होता है। केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है, 3 होते हैं इसमें। ठीक, क्वेश्चन अगला कि वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण को समझाइए। वाष्पीकरण को समझाइए। तो क्या होगा बच्चों? वाष्पीकरण यानी वाष्प अवस्था में बदलना। उबलता जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वाष्प अवस्था में वो 100 से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प अवस्था में बदलता रहता है। जैसे कपड़े हैं, कपड़े सूख जाते हैं। अगर 30 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस भी तापमान है तो भी सूख जाते हैं, वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो क्या होगा कि किसी द्रव का क्वथनांक से नीचे ताप, क्वथनांक से नीचे ताप पर या क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी किसी द्रव का क्वथनांक से नीचे ताप पर वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, तो कोई द्रव है, अब जैसे मान लो 99 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका क्वथनांक है जल का। 100 से नीचे 20 डिग्री सेल्सियस पर, 25 पर, 30 पर, 45 पे, किसी पे भी अगर वो वाष्प अवस्था में बदलता है तो वो क्या होगा? उसका वाष्पीकरण कहेंगे, उसको वाष्प अवस्था में बदलना। ठीक, उबलता यानी क्वथनांक 100 पे ही होगा, क्वथनांक निश्चित होता, लेकिन वाष्पीकरण यानी वाष्प में बदलने वाला पॉइंट निश्चित नहीं होता। ठीक, जैसे आप नदी नालों का गर्मी पड़ती है जब 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो ज़्यादा पानी वाष्प अवस्था में बदलता है। ठीक है ना? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ समझिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये मैंने वीडियो में आपको बताया भी था। जैसे कुछ मुख्य लिखे दे रहा हूं मैं। ताप का प्रभाव है दूसरा। अब बताइए, हवा की गति, ताप अगर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, हवा की गति ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जैसे हवा तेज चल रही है, तो तेज हवा में क्या होता है और जल्दी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो हवा की गति। तीसरा है आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता अगर ज्यादा होगी, आर्द्रता होती है नमी, जैसे बरसात के मौसम में ना, बारिश के मौसम में जो वाष्प होती है, जल वाष्प, वो ज़्यादा मौजूद रहती है। ज़्यादा मौजूद रहती है किसमें? हवा में।
तो देखा होगा आपने कपड़े वगैरह कम सूखते हैं। तो जितना ज़्यादा नमी होगी उतना ज़्यादा वाष्पीकरण कम होगा, उतना ज़्यादा वाष्पीकरण कम होगा। ठीक, तो एक ये प्रभाव है। और पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल, ठीक, या सतह का क्षेत्रफल, जो भी है खुली सतह का क्षेत्रफल, खुली सतह भी कह सकते हैं, खुली सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, जैसे छोटे कप में चाय देर में ठंडी होती है क्योंकि वाष्पीकरण कम होता है। बड़ा कोई बर्तन होता है, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, तो उनको बड़े बर्तन में दूध दिया जाता था पहले, तो वो बड़े बर्तन में देख के ज़्यादा वो बड़े खुश होते थे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि वो उसको देख के खुश होते थे और अच्छे मन से पीते थे उसको कि कितना ज़्यादा मिला है मुझे। तो बड़े बर्तन में अगर दिया जाता है तो वो जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और छोटे बर्तन में दिया जाए तो कम लगेगा, कम लगेगा, बहुत कम है ये, हाँ, मन नहीं करेगा। समझ में आ गया? और गर्म भी होगा, गर्म भी होगा, ठीक है। इसीलिए तो घरों में देखा होगा कि जो घरों में हमारे माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बर्तन में, माताजी जो होती हैं वो बड़े बर्तन में हमें देती हैं, ठंडा करके देती हैं कि बेटा ये इसमें ठंडा कर लो, बड़े किसी बर्तन में, है ना। तो वो क्या है, क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाए, और जल्दी ठंडा हो जाए, गर्म पीने में प्रॉब्लम होगी हमें। समझ में आ गया? तो अब खुली सतह का क्षेत्रफल, अगर खुला हुआ बर्तन खुला हुआ है और ज़्यादा सतह है उसकी, ज़्यादा एरिया घेर रहा है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक। और एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा, एक प्रश्न है कि जल्दी ठंडा हो जाता है अगर कप में चाय दी जाती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। गलत, उल्टा बोल गया मैं। कप में अगर चाय दी जाती है तो वो देर से ठंडी होती है, और किसी बड़े बर्तन में दी जाती है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो उसका आंसर आप लिख देंगे अपने दिमाग से, मैंने जो अभी बताया है। ठीक, तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हिमांक क्या है? हिमांक, हिमांक से आप क्या समझते हैं? हिमांक होता है बच्चों जिस पे जमता है, जिस पे कोई द्रव जम जाता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? जिस ताप पर द्रव जम जाता है, यानी बर्फ में बदल जाता है। हिम किसको कहते हैं? हिम माने बर्फ। तो जिस ताप पर वो हिम बन जाता है, बर्फ के रूप में बन जाता है, उसे कहते हैं हिमांक। ठीक है, जम जाता है उसे हिमांक कहते हैं। और जल का हिमांक कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का मतलब हो गया फ्रीजिंग, मानी फ्रीज, जैसे फ्रिज में जमाते हैं ना उसको। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। जल का हिमांक कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया बच्चों? अगला जो प्रश्न है वो है, जैसे क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर से ले रहा हूं, विलियन किसे कहते हैं? विलियन किसे कहते हैं? ठीक, उत्तर देखिए। उत्तर है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक
पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण, ठीक, समांगी जिसका के जो संगठन है वो एक समान होता है। जितना भी विलयन है उसका संगठन एक समान हो, वो अलग अलग ना हो, कहीं पर चीनी ज़्यादा घुल जाए पानी में, कहीं कम घुल जाए, ऐसा ना हो। ठीक, समझ में आ गया। तो जैसे चीनी का पानी में विलयन, तो चीनी इतनी डालिए, जैसे चीनी का पानी में विलयन, तो चीनी इतनी डालिए कि वो आराम से घुल जाए, है ना, समझ में आ गया। तो कम डालिए जिससे विलयन बन जाए, समांगी विलयन बन जाए। समझ में आ गया बच्चों। तो ये विलयन होता है। और विलयन के अवयव क्या होते हैं? विलयन के अवयव क्या होंगे बच्चों? अवयव होंगे विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलेय ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं विलेय, जैसे नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, है ना, और फिर थोड़ा नींबू भी डाल दिया पानी में, टेस्ट बनाने के लिए शरबत बन गया। तो उसे क्या कहेंगे? वो भी विलयन ही होगा, समांगी बनता है। तो क्लियर। तो विलेय कई भी हो सकते हैं, चीनी, नमक, नींबू, ये सब क्या है? विलेय है। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो विलेय कम होता है और विलायक ज्यादा होता है। ठीक, इसे कहते हैं सॉल्यूट, इसे कहते हैं सॉल्वेंट। समझ में आ गया बच्चों। अब होता है कि अगर उसका सांद्रता निकाली जाए, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। बच्चों दूसरे चैप्टर में, ठीक है, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें मुख्य रूप से ये है, ठीक है, विधियां। जैसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, W/W, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। ठीक, ये होता क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता? प्रतिशतता का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, इसको लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। जैसे अब समझिए इसको, सूत्र क्या बनेगा इसका? द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, समझ में आ गया। W/W, W का मतलब है बच्चों वेट बाई वेट। ये भी ग्राम क्या है? भार है। और विलेय का भी ग्राम में लिया गया, वो भी भार है। तो वेट बाई वेट बराबर विलेय की ग्राम, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणा 100।
और जब भी देखो बच्चों, जब भी ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, और 100 की गुणा होती है, यानी प्रतिशत जब निकालते हैं 100 में कितना, तो वो 100 की वहां पे गुणा होती है। ठीक, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देता हूं आपको कि अगर मैं कहूं कि 10% ग्लूकोज, 10% प्रतिशत का निशान होता है, ग्लूकोज 10% ग्लूकोज का क्या अर्थ है? 10% ग्लूकोज विलियन, ग्लूकोज जलीय विलियन कर लीजिए इसको, जलीय विलियन। ठीक, और जलीय विलियन को हम एक्वस भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं कि 10% ग्लूकोज एक्वस, इसका मतलब जल में, एक्वस का मतलब जल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 100 है, पूरा जो विलियन है वो है 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, यानी कि 10 ग्राम विलेय, और विलेय क्या है, ग्लूकोज। ठीक, टोटल है 100, कुल है 100, और 10 ग्राम विलेय हो गया ग्लूकोज, टोटल है 100, तो विलायक जल कितना हो गया, 90 हो गया, जल कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, प्लस 90 ग्राम जल, जलीय विलयन है, जल में घोल रहे हैं, जल, और जल क्या है, विलायक, बराबर 100 ग्राम विलियन। ठीक है, 100 ग्राम विलियन। ये इतना क्लियर है आपका, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। विधियां मैंने द्रव्यमान प्रतिशत ही बताया है। अगर द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत हो तो यहां पे विलियन का आयतन लेंगे मिलीलीटर में। समझ में आ गया? तो इतना आप इसको कीजिए। तो दूसरा है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन, और इसको कहते हैं W बाई वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम प्रतिशतता। तो ये तो क्या है, यानी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, ठीक, ml, 100 मिलीलीटर, ठीक, 100 मिलीलीटर विलियन में, 100 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान विलियन की द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यानी 100 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ विलेय का ग्राम में द्रव्यमान विलियन की द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कह सकते हो कि ऊपर क्या लिखोगे, विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या लिखोगे, विलियन का आयतन मिलीलीटर में, विलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100 हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है ये। तो यहां पे आयतन लिया गया है, विलियन का क्या लिया गया है, आयतन, विलेय का क्या लिया गया है, द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में। ठीक है बच्चों, और प्रश्न देखिए बच्चों कि जैसे आप देखिए कि दूध से
कोलाइडी अवस्था, कुछ कोलाइडी विलयन होते हैं, जैसे दूध है, हमारा खून है, ब्लड है ना। इसके अलावा गोंद का विलयन है, स्टार्च का विलयन है। समझ में आ गया। तो ये कोलाइडी अवस्था होती है, यानी कोलाइडी अवस्था क्या है? कोलाइडी अवस्था एक विषमांग मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण है। ठीक है, समझ में आ गया। यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण, यह एक ऐसी विषमांगी मिश्रण वाली अवस्था है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। समझ में आ गया बच्चों। और इसमें 2 अवयव होते हैं, इसके 2 अवयव हैं। कौन कौन से? परिक्षिप्त प्रावस्था पहला, और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। समझ में आ गया बच्चों। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए स्टार्च का विलयन बना रहे हो पानी में, आप गर्म जल में थोड़ा पेस्ट बना के उसको घोल रहे हो, तो स्टार्च के जो कण हैं उनका आकार ऐसा हो जाएगा घुलने के बाद 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। और इससे भी अगर कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम, तो वो वास्तविक विलयन होता है। और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है तो वो क्या होता है बच्चों? निलंबन होता है। ठीक है, 3 होते हैं विलयन। एक तो होता है, जैसे मान लीजिए, एक है वास्तविक विलयन। ठीक, इसके कणों का आकार सबसे कम होता है। फिर है कोलाइडी विलयन, इसे प्रावस्था भी कह सकते हैं। और फिर है निलंबन, तो सबसे अधिक इनका होता है। क्लियर। इसको तो आप जो आंखें हैं उससे नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। इसके कण जो हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी। इसके जो है माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आंखों से नहीं। तो यहाँ पर वास्तविक विलयन बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे होता है ना, ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे रसगुल्ले। ठीक, और ये थोड़े बड़े बड़े रसगुल्ले, इसके मुकाबले ये बड़े हैं, इनका आकार थोड़ा बड़ा है। और ये बहुत ही छोटे हैं, ऐसे हैं, बहुत छोटे। ये थोड़े बड़े हैं, समझ में आ गया। ये क्या हैं? बड़े हैं। और ये और बड़े हैं, और बड़े होते हैं ना बड़े बड़े रसगुल्ले, वाइट हों या काले हों। तो सबसे बड़े ये हैं कणों के आकार। तो समझ में आ गया ये चीज आपकी। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। जो अगला प्रश्न है वो जैसे दूध से क्रीम को या दही से मक्खन को कैसे अलग करते हैं, किस विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो दूध से क्रीम या दही से मक्खन को कैसे अलग करेंगे। ठीक, तो मक्खन को कैसे अलग करेंगे।
घी निकालते हैं ना, ऐसे चलाते हैं घरों में, हाँ? उसे रई बोलते हैं ऐसे। और उसका विधि का नाम क्या है? तो उत्तर है इसका अपकेंद्रण द्वारा। अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि द्वारा अपकेंद्र घुमाने वाला जो होता है, ऐसे ही वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल देते हैं और वो उनसे जो भी कपड़े पे गंदगी होती है, मैल होता है, वो सब निकल जाता है ना। तो इसी प्रकार से दूध से क्रीम को, उसमें एक अपकेंद्रक होता है, अपकेंद्रक बड़ी मशीन होती है, उसमें दूध को डाल के घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाते हैं स्पीड से, जिससे क्रीम अलग हो जाती है। ऐसे ही घरों में घुमाते हैं, है ना। तो उसमें दही को डाल के रई द्वारा घुमाते हैं, तो वो क्या है, बहुत देर घुमाने से क्रीम, जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। उसे बोलते हैं अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा है, अगला प्रश्न है इसका इसी में, कि नमक से कपूर को कैसे अलग कर सकते हैं। या ये समझ लो, नमक से कपूर या कपूर को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, या नमक से नौसादर को कैसे अलग करेंगे। तो कौन सी विधि है बच्चों? यह है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इस विधि में क्या होता है, कपूर या नौसादर नमक में मिले हुए हैं, तो गर्म कीजिए। गर्म करके क्या होगा कि जो नौसादर है या कपूर है वो वाष्प अवस्था में बदल जाएगी, भाप में बदल जाएगी, और उस वाष्प को ले जाके ठंडा कर लो तो अलग मिल जाएगा, हमें नौसादर अलग मिल जाएगा। नमक वाष्प में नहीं बदलता, नमक ऐसा ही रहेगा, तो दोनों अलग हो गए। तो ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सीधा द्रव में न बदलकर किस में बदल जाता है, सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया। तो ऊर्ध्वपातन भी बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए केरोसिन तेल है, तो इसमें क्या लिखेंगे, केरोसिन तेल को जल से कैसे पृथक करेंगे या अलग करेंगे, बात एक ही है, पृथक करेंगे। ठीक, करेंगे कैसे पृथक करेंगे, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, पृथककारी कीप द्वारा। ठीक, समझ में आ गया। पृथककारी कीप द्वारा होता है, दोनों को भर लेते हैं पृथककारी कीप में, तो तेल जो है हल्का होता है तो उसकी अलग लेयर बन जाती है, और पानी भारी होता है उसकी अलग लेयर बन जाती है, और खोल के नीचे से पानी को निकाल देते हैं, इस तरह से पृथक, सेपरेटिंग फनल। एक है मान लीजिए कि एक विधि है, स्याही होती है, नीले कलर की स्याही है मान लीजिए, और वो उससे हमें जो नीला कलर है, किसी ठोस पदार्थ द्वारा है नीला कलर, तो उसको अलग करना है, तो क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे। तो जो जल होगा वो तो उड़ जाएगा, जल तो उड़ जाएगा, जो स्याही वाला जो ठोस पदार्थ है, नीला रंग जो दे रहा है या काला रंग जो दे रहा है, वो रुक जाएगा। तो वाष्पीकरण द्वारा स्याही से उसके अवयवों को कैसे अलग करेंगे, स्याही से, या नीली स्याही या काली स्याही या लाल स्याही, कोई भी स्याही हो, उससे कैसे अलग करेंगे, वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन और बता दिया है मैंने आपको। ठीक, इसके अलावा और देखिए क्वेश्चन है, अगला है प्रश्न कि
आप देखिए यहां पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की किसने की? चैडविक ने, ठीक। तीनों में से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक। नाभिकीय मॉडल कितने, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया? परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया, किसने दिया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया, ठीक। समझ में आ गया? अब बताइए, अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, तो देखिए पहले सूत्र बनाना बताता हूं। Na है सोडियम, इसकी संयोजकता है 1 होती है, क्योंकि इसकी बाहरी कोश में सोडियम देखिए Na है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका हो गया 2 8, कितना बच्चों? 1। तो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो 8 इसके पूरे रह जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको आसानी है, 8 बाहरी कोश में करने के लिए। इसमें 8 पूरा करना चाहेगा तो 7 लेने पड़ेंगे, 7 इसको कोई नहीं देगा, तो इसकी ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1 इस पर धन आयन आ जाएगा, धनायन बन जाएगा, तो इसकी संयोजकता 1 है, 1 ही निकालता है। कार्बोनेट होता है CO3, और इसकी संयोजकता होती है, कार्बोनेट ऐसे होता है 2-, तो 2-, ये कार्बोनेट आयन होता है, 2 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Na की 2 में, CO3 की 1 में, तो क्या बन गया बच्चों? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में आप इतना कीजिए, अगले वीडियो में और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।